हेलो नमस्कार मित्रों। आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए एक छोटा सा टॉपिक और लेकर के आए जो आपके टॉपिक में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैव प्रौद्योगिकी आपका जो टॉपिक है, जैव प्रौद्योगिकी आज का टॉपिक आपका रहने वाला है। उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि आपने देखा होगा क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड में, जैव प्रौद्योगिकी के प्रक्रम को समझाएं या उसके सिद्धांत पर टिप्पणी लिखें। वो किस किस सिद्धांतों पर कार्य करता है या इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें जो है इसके प्रयोग के द्वारा कुछ पदार्थ जो बनाए गए और वो कैसे हमारे लिए लाभदायक होता है, कैसे हमारे लिए उपयोगी है, आज सारी चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। आइए पहले थोड़ा बेसिक सा जानते हैं आपके जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, फिर हम थोड़ा लिखित परिभाषा जो होती है आपकी बुक्स में, आपके मॉडल्स में जो आपकी परिभाषा दी जाती है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कुछ अपनी लैंग्वेज में, उसके बारे में इसकी परिभाषाएं कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए पहले बेसिक आपका समझते हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी को हम बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप देखें तो बायो मतलब क्या है, आपका ये जो जीव विज्ञान से संबंधित, टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक। ठीक है, कुछ तकनीकें ऐसी जो हैं जिनके माध्यम से कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं जो मानव जाति के लिए लाभदायक होते हैं और उनके विकास के लिए उपयोगी होते हैं, उनके जीवन को सरल बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। कुछ ऐसे ही पदार्थों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैव प्रौद्योगिकी आपका जो प्रोसेस है वो ऐसे ही पदार्थों के बारे में हमें बताता है और हमें इसके बारे में जानना है इस टॉपिक के। पहले ओरली सुने, फिर उसके बाद हम बोर्ड पे आते हैं। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब अगर हम अपनी लैंग्वेज में समझें तो उसका अर्थ ये होता है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं, जो कुछ भी पदार्थ बनाए जाते हैं वो मानव जाति के लिए लाभदायक हों या लाभदायक होते हैं, जैव प्रौद्योगिकी प्रोसेस कहलाती है, वह प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो यही सारी चर्चा आपको इसमें मिलेगी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित। इसमें क्या होता है, कुछ अलग अलग जीवों को, उनके जीन्स को निकाल करके एक नए प्रजाति का जीव बना करके तैयार किया जाता है जिसमें सारी प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं, दोनों के जीवों के गुण मिलेंगे उसमें। कुछ बहुत सारी से ऐसे आपको एग्जांपल्स भी बताएंगे इसमें, जिसमें हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए फिलहाल अभी बात करें तो आपने जो बीटी फसलें सुनी हुई हैं, बीटी फसलें जो आपकी जैसे बीटी कपास हुआ और बीटी आपका धान हुआ, जिसको आपका बोलते हैं गोल्डन राइस या इसी को बोलते हैं गोल्डन धान जिसको बोलते हैं वो, और इसके साथ साथ बीटी आपका बैगन, बीटी आलू, बहुत सारी आपकी जो बीटी फसलें होती हैं वो सारी की सारी आपकी इसी प्रोसेस से तैयार की जाती है। वो आपके उनमें क्या किया जाता है, कुछ आपके जो डीएनए होते हैं अलग अलग तरीके से तैयार करके उनके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे एक नई प्रकार की फसल तैयार होती है, जो जिसमें जो है बहुत कम क्या बोले, बिल्कुल ही जो है आपको बाहर से कीटनाशक की डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और अच्छा उत्पादन होता है। अब सीधी सी बात है कि आप किसी भी चीज का अगर उत्पादन करते हैं और उसका उत्पादन बढ़ जाता है तो उससे संबंधित जो भी व्यक्ति होगा उसको उससे लाभ होगा। तो इसीलिए बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ ये है कि ऐसे पदार्थों का निर्माण जिससे मानव जाति का विकास हो और उससे उसको लाभ हो, उसी को जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। तो आइए अब हम जैव प्रौद्योगिकी को आपको डिफाइन करते हैं, कैसे आप लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ इसके जो सिद्धांत है उन पे बात करेंगे। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। और एक आपने नाम सुना होगा EFV, जिसको EFV का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पूछा जाता है EFV का फुल फॉर्म क्या, और उसके आधार पर जो है जैव प्रौद्योगिकी को कैसे परिभाषित किया जाता है, EFV के आधार पर जैव प्रौद्योगिकी को परिभाषित करें। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे उसमें। आइए इसको देखो आप कैसे लिखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि ये क्या होता है, लाभदायक होते हैं आपके मानव जाति के लिए, मनुष्यों के लिए लाभदायक पदार्थ उत्पन्न करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की प्रोसेस से। तो आप इसमें देखेंगे, देखिए यहीं से परिभाषा स्टार्ट करते हैं बनाने की, बायोटेक्नोलॉजी।
बायोटेक्नोलॉजी। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है भाई, हमने बताया बायोलॉजी में बायोलॉजी के कुछ तकनीकों के माध्यम से जो नई प्रजातियां या कुछ नए जीव या नए पादप जो तैयार किए जाते हैं उसी को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं भाई। तो ये आपका बायोटेक्नोलॉजी से, यहीं से शुरुआत करते हैं क्या कि बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किसके से? बायो और टेक्नोलॉजी से। बायो और टेक्नोलॉजी, तो बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है कि जीवित कोशिकाएं, जिसका अर्थ होता है जीवित कोशिकाएं या उनके घटक, जीवित कोशिकाएं या जीवित कोशिकाएं या उनके घटक के माध्यम से अगर हम किसी ऐसे पदार्थ को प्राप्त करते हैं या उसके एंजाइम के माध्यम से किसी ऐसे पदार्थ को प्राप्त करते हैं जो आप हमारे लिए लाभदायक हो, जो हमारे लिए लाभदायक हो, उसी को कहा जाता है, मतलब इसी प्रक्रिया को कहा जाता है आपका जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। तो लिखेंगे कैसे? देखिए उसको, क्या बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी, ऐसे लिखेंगे क्या? बायो टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? बायो और टेक्नोलॉजी, बायो और टेक्नोलॉजी से मिलकर बना है। जो वो शब्द कौन से? बायो और टेक्नोलॉजी, ठीक है। जिसका अर्थ लिखेंगे आगे क्या? जिसका अर्थ जीवित कोशिका, जिसका अर्थ जीवित कोशिका, कॉमा लगाएंगे, या उनके घटकों, जीवित कोशिका या उनके घटकों से प्राप्त एंजाइम। क्या? जीवित कोशिका या उनके घटकों से जो एंजाइम प्राप्त होते हैं उनका प्रयोग हम लाभदायक पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए करते हैं। तो वही लिखेंगे क्या? से प्राप्त एंजाइम का प्रयोग लाभदायक पदार्थ प्राप्त करने के लिए, लाभदायक पदार्थ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक स्तर पर इसका प्रयोग होता है। किसका? औद्योगिक स्तर पर प्रयोग, यानी लाभदायक पदार्थ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक स्तर पर प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है या प्रौद्योगिकी कहलाता है कि कहलाता है। ठीक है, तो क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी आपका जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ क्या होता है कि जीवित कोशिकाओं या उनके घटक से जो एंजाइम प्राप्त होते हैं उनके माध्यम से या उनके प्रयोग से हम लाभदायक पदार्थों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करते हैं, वही प्रक्रिया ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक है, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। तो आपकी ये जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा रही कि जैव प्रौद्योगिकी को कैसे परिभाषित करेंगे, या जैव प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा है वो आपको इस तरीके से लिखनी है। क्या? बायोटेक्नोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायो और टेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ क्या होता है? जीवित कोशिका या उसके घटक से प्राप्त एंजाइम का प्रयोग लाभदायक पदार्थ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक स्तर पर प्रयोग ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या? प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये आपकी परिभाषा रही जैव प्रौद्योगिकी की। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं,
फिर इसके बाद हम आगे प्रोसेस पे चलते हैं। आगे का आपका टॉपिक रहेगा इसमें EFV। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने इस पे बताया आपको, EFV का फुल फॉर्म पूछा जाता है, EFV के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा पूछी जाती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, उसके बारे में आपको अवश्य बताएंगे, इसमें आगे बताते हैं। ठीक है, हो गया होगा, तो हम इसको रफ करते हैं और EFV आपकी हेडिंग लगाते हैं। तो देखिए आपकी हेडिंग लगा दी है हमने EFV। EFV पहले तो आपसे पूछा जाएगा EFV का फुल फॉर्म क्या होता है। EFV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप पहले तो ध्यान रखें EFV का फुल फॉर्म, ई का मतलब यहाँ यूरोपियन है। क्या है? यूरोपियन। ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म इसका बनेगा यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहले तो हम इसी को नोट करेंगे, इसके फुल फॉर्म को। क्या? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका फुल फॉर्म EFB का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देखिए ये जो आपकी एक यूरोपियन फेडरेशन जो चलती है, उसके आधार पर जो उन्होंने परिभाषा दी है, वो उन्होंने उसको जो है, मतलब यही है उसका, सब कुछ वही, अर्थ वही निकलता है, लेकिन उन्होंने जो अपने आधार पर जो परिभाषा दी है EFB के आधार पर, हम वो परिभाषा लिखते हैं उसको। क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाता है तो EFB के आधार पर परिभाषा लिखी, तो बस जो परिभाषा उन्होंने बताई हुई उसके आधार पर लिखते हैं, अर्थ आपका भी उससे भी वही निकलेगा। तो इसमें कुछ नहीं, आपको EFB का फुल फॉर्म पता होना चाहिए क्या होता है, और इसके आधार पर जो इसको परिभाषित किया गया है वो परिभाषा पता होनी चाहिए। बाद बाकी सारी चीजें, मतलब परिभाषा का जो अर्थ है आपका वो वही रहेगा, जो आप पीछे जैव प्रौद्योगिकी का पढ़ चुके हैं, बिल्कुल वही। क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी है आपका, ये भी जैव प्रौद्योगिकी, लेकिन इन्होंने परिभाषा जो बताई हुई है वो थोड़ी सी अलग आपको मिलेगी। बस आपको क्या करना है, वही इसकी परिभाषा लिखनी है। तो देखिए क्या लिखना है, ये परिभाषा के आधार पर बताते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो परिभाषा ये आपकी जो है, वो कहते हैं क्या, नए उत्पादों और नए सेवाओं, और उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक जीव या प्राकृतिक विज्ञान या जीवित कोशिकाएं या उनके अणुओं का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। क्या? कि नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीवित कोशिकाएं, उनके, या अथवा लिख सकते हैं वहां पर, अथवा उनके अणुओं का प्रयोग ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो बस आपको यही लिखना है, इसमें क्या जो बोला है उसी को एक बार नोट कर लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगी आपकी परिभाषा इसमें क्या है। लिखेंगे जैव प्रौद्योगिकी EFV के आधार पर परिभाषा क्या, नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक विज्ञान, जीवित कोशिका। देखेंगे एक बार फिर से, तब तक सुनेंगे इसको। क्या? नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीवित कोशिकाओं अथवा उनके अणुओं, क्या लिखेंगे, कोशिका अथवा उनके अणुओं, जो आपका इन्होंने बोला ना, चाहे आपका वो प्राकृतिक विज्ञान, चाहे जीव हो, चाहे जीवित कोशिकाएं हो, या उनके अणु, तो अथवा उनके अणुओं का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है।
प्रौद्योगिकी कहलाता है। अब देखिए प्रयोग ही बताया गया है यहां पर भी और वहां पर भी प्रयोग, बस उसमें क्या हमने जोड़ दिया कि आपके लाभदायक पदार्थ हो, इन्होंने वो नहीं, उन्होंने सिर्फ यही बताया कि उसका प्रयोग जो होता है वो आपका जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। एक बार फिर से सुनेंगे इसको, क्या? नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीव, जीवित कोशिकाएं अथवा उनके अणुओं का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये परिभाषा आपकी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो आपकी एक संस्था है उसके माध्यम से दी, परिभाषित किया गया ये। ठीक है, तो आपकी ये हुई एक आपकी ईएफवी का फुल फॉर्म और उसकी परिभाषा। और उससे पहले हमने आपको जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा बताई, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे सिद्धांत, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ी सी चर्चा आपको हम इस टॉपिक के बारे में करेंगे। देखिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, अगर हम पूछा जाए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ होता है, ये प्रक्रम मतलब प्रोसेस होता है। इसको भी बताएंगे आपको एग्जांपल लेकर के। जैसे आपने एक वीडियो पुनर्योजन है, वीडियो पढ़ा हुआ है, आप उसको अगर देखें तो आपको वहां से समझ में आएगा। उसमें जो भी प्रोसेस हुई है वो सारी की सारी प्रोसेस उसी तरीके से, उसी डायग्राम के माध्यम से आपकी जो प्रोसेस होती है उसको ही जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं। उसमें हमने पढ़ा था नए जीव में नए गुणों का जो स्थानांतरण किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है गुणों को। लेकिन इस जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे कुछ पदार्थ बनाए जाते हैं, ऐसे कुछ अवयव बनाए जाते हैं जो कहीं ना कहीं मानव जाति के लिए, मानव के लिए उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं। तो ये आपकी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इनको तैयार किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जैसे एग्जांपल्स हम आपको बताएं, किन्हीं दो जीवों के डीएनए से हमने क्या गुणसूत्र निकाले उसके केंद्रक से, किसी भी चीज के जो गुणसूत्र होते हैं जीव के वो उसके केंद्रक में होते हैं। केंद्रक से गुणसूत्र निकाले, गुणसूत्र के ऊपर जीन उपस्थित होता है, आरएनए डीएनए उपस्थित होता है, आप जानते हैं। तो वहां से हमने क्या किया, जीन को निकाला और एक जीन को निकाल करके जो उसके वांछित लक्षण, वांछित लक्षण का मतलब होता है कि जिन गुणों को आप किसी जीव में देखना चाहते हैं या ले जाना चाहते हैं, जिन गुणों को आप ले जाना चाहते हैं उनको जो है वांछित लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो वही क्या करेंगे, हमने वांछित लक्षण को क्या किया, लिया और उसको जो है किसी दूसरे जीव के डीएनए में ले जा करके उसके जीन में प्रतिस्थापित किया, जिससे क्या हुआ, वो जीन का जो डीएनए बन करके, नया डीएनए जो आपका प्राप्त हुआ, नई कोशिका बन करके तैयार हो गई। उस कोशिका को हम क्या करते हैं, किसी ऐसे जीव में डालते हैं जो बहुत अधिक वृद्धि करता हो, जिस मतलब जिसकी संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है और बहुत कम समय में वृद्धि होती हो। जैसे आपका जीवाणु हुआ, विषाणु हुआ, ये बहुत कम समय में बहुत अधिक संख्या में बढ़ता है। इसी में एक एग्जाम्पल है आपका इंसुलिन को लेकर के। हम क्या करते हैं कि आपकी एक इंसुलिन वाले जो है जीव को, इंसुलिन वाले जीन को निकाल करके एक ऐसे जीन में स्थापित कर देते हैं जिसकी कोशिका में आपके जो है एक वेक्टर कोशिका, पीछे आपने पढ़ा होगा, उस वेक्टर कोशिका को बना करके लाइगेज के माध्यम से जीनों को जोड़ते हैं। फिर उस कोशिका को बना करके सूक्ष्म जीवों में प्रतिस्थापित करते हैं, जहां से क्या होता है, आपका इंसुलिन इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है, इंसुलिन बनना प्रारंभ हो जाता है। फिर उस इंसुलिन को क्या करते हैं, वहां से निकाल करके किसी पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर वही मार्केट में आपको इंसुलिन, जैसे किसी व्यक्ति के अंतर्गत अंदर जो है इंसुलिन का स्राव नहीं हो रहा है, तो वही इंजेक्ट जो है ये बनाया गया, ये प्रोसेस, तो इसी माध्यम से जो बनाया गया है वो मार्केट से लेकर के, मेडिकल से लेकर के उसको डॉक्टर के परामर्श से उसको इंजेक्ट करा सकता है, जिससे उसको इंसुलिन जो स्राव नहीं हो रहा था वो प्रारंभ हो जाएगा। और इंसुलिन की कमी से आप लोग जानते हैं एक रोग होता है शुगर, डायबिटीज जो होता है, तो वो रोग अब सीधी इसमें जो आपने देखा इसको आपका इंसुलिन बनाया गया। ठीक है, अब जो ये आपके लिए कैसे उपयोगी हो गया, लाभदायक हो गया। अगर किसी व्यक्ति को इंसुलिन का स्राव नहीं हो रहा था, उसका डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज होगा तो सीधी सी बात व्यक्ति जल्दी खत्म हो सकता है। अब उसको अगर स्रावित होने लगता है, प्रोसेस बाकायदा चलने लगती है, नेचुरली जो चलती है, तो हो सकता है कुछ समय अधिक जी ले वो, तो इसलिए वो लाभदायक भी होता है। आइए
हम पहले अब आपको पहुंचते हैं सिद्धांत पर, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। सिद्धांत में आप दो सिद्धांत पढ़ेंगे, एक तो आपका आनुवांशिकी अभियांत्रिकी या जिसको बोलते हैं जीन अभियांत्रिकी, और दूसरा आपका होता है रसायन अभियांत्रिकी। तो उस पर चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे, उसको परिभाषा को कैसे लिखना हम पढ़ेंगे उसके बारे में, और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको वहां पर हम बोलेंगे, बताएंगे आपको, तो उनको भी आप सुनेंगे। तो आइए सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं आपका सिद्धांत, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखेंगे आपकी हेडिंग बन गई है सिद्धांत। इसके अंतर्गत आप दो सिद्धांत पढ़ेंगे, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। पहले हम इनके बारे में जानेंगे, फिर इनकी परिभाषा को लिखेंगे, देखें कैसे लिखेंगे, परिभाषा को जानेंगे, फिर इसमें कुछ आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब आप कैसे करते हैं। जो हमने बताया हुआ था इसमें इंसुलिन का भी जो कुछ देर पहले मैंने एग्जाम्पल बोला था, वो आपका आनुवांशिकी के अंतर्गत ही एग्जाम्पल आता है इंसुलिन श्रावण करने के लिए, और रासायनिक अभियांत्रिकी जो होती है आपको उसमें पढ़ेंगे। पहले तो आप जानेंगे इसमें आनुवांशिक का मतलब तो जानते ही हैं, जो लक्षण आगे आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अभियांत्रिकी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग होता है अभियांत्रिकी का मतलब इंजीनियरिंग, अर्थात वो कह रहे हैं क्या, हम जीन को लेकर के जो प्रयोग करते हैं उनको बोला जाता है जीन अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। और आप इधर देखेंगे रासायनिक अभियांत्रिकी, दूसरा सिद्धांत इसका, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये केमिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा आपकी, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग हो जाएगा। तो जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत हमने आपको बताया जैसे डायबिटीज वाला इंसुलिन का जो निर्माण की प्रोसेस होती है, वो जीन अभियांत्रिकी के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम आपके आसपास जैव प्रौद्योगिकी के कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो आप जो ईस्ट देखते हैं या जो ब्रेड आप लोग यूज करते हैं, वो भी आपकी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्राप्त होता है, क्योंकि वो भी तो औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है, तो वो भी आपका क्या हुआ कि जैव प्रौद्योगिकी प्रोसेस के माध्यम से तैयार होता है, ठीक है। अब इसी में हम कुछ एक एग्जांपल्स की बात बताते हैं, आपको बताते हैं कुछ समझने के लिए, अलग से आपको टॉपिक बताएं। देखिए, आपने मूवीज में देखा होगा कि कुछ मूवीज आपको मिलती हैं जो थोड़ी अलग टेक्निकल आपकी जो है, थोड़ी इंजीनियरिंग को लेकर के या फिर थोड़ी तकनीक को लेकर के जो आपकी मूवीज बनी होती हैं, उसमें देखा होगा आपने कि उसमें जो है व्यक्ति किसी दो जीवों का जीन लेकर के जो है उसमें और डीएनए में उसके फेरबदल करता है और एक नया जीव बना करके तैयार करता है, जो दोनों जीवों के लक्षण आ जाते हैं, उसमें एक नई प्रजाति ही तैयार, नई ब्रीड बन करके तैयार हो जाती है, ठीक है। और ये जैसे एक मूवी आपने देखी हुई क्रिस मूवी जो है, उसमें आपने एक देखा होगा विवेक ओबेरॉय जो आपने विलन का रोल उसमें किया हुआ है उसने, तो आपने उसमें देखा होगा वो अनेक प्रकार के जीवों के जीन निकाल करके, डीएनए निकाल करके उनका क्या कराता है, इनका जो है योग करा करके, मतलब उनके डीएनए को आपस में मिला करके एक नए प्रकार का जीव बनाता है। तो उसमें आपको वो एग्जाम्पल के लिए वो काफी है आपका वहां समझने के लिए, उसमें आप उस एग्जाम्पल को थोड़ा अगर आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा, तो वो जो प्रोसेस होती है वो जैव प्रौद्योगिकी ही होती है, पूरी की पूरी प्रोसेस वो मूवी है। हालांकि वो रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जो आपके साइंटिस्ट होते हैं वो यही करते हैं। जैसे आपने देखा कि पेड़ में जो आम के पेड़ या किसी भी पेड़ में जो कलम लगाना होता है, तो क्या होता है, जड़ तो आपकी पहले ही से तैयार कर दी जाती है और ऊपर का तना लगा दिया जाता है, जड़ पहले ही से सर्वाइव कर रही होती है और ऊपर से दूसरे पेड़ का तना लगा दिया, वो उसी की जड़ के सर्वाइव करते करते मतलब जल्दी से सर्वाइव कर जाएगा। अब जल्दी से सर्वाइव करेगा तो ये आपके लिए लाभदायक होगा, मनुष्य के लिए लाभदायक होगा। अब जैसे अब आम का पौधा है, जैसे आप मान लीजिए, अब नया पौधा आपका 3 से 4 साल में तैयार होता है, अब वो आपको कलम लगा करके जो तैयार किया गया वो 1 से 1.5 साल में तैयार हो जाएगा, तो लाभ है ना, आम जल्दी आपके तैयार हो जाएंगे, ठीक है उससे। और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे होते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका, उसमें आपने देखा होगा कि आपने एक नाम सुना खच्चर, खच्चर नाम सुना है। देखिए वो क्या होता है, गधे और घोड़े के ब्रीड से तैयार किया गया, उनके जीन को मिला करके एक नई प्रजाति बनाएगी। हालांकि वो आगे जो है जनन नहीं करता है, वो नई प्रजाति जो है वो स्वयं नहीं बनाता है, ये उसमें जो है जनन, लैंगिक जनन नहीं होता, मतलब आगे नई प्रोसेस शुरू नहीं करता, अपने ही जैसे जीव को उत्पन्न नहीं कर पाता है वो। लेकिन बनाया कैसे गया, आपने देखा होगा उसमें घोड़े और गधे दोनों के लक्षण होते हैं, काम गधे जैसा करता है लेकिन दिखता घोड़े जैसा है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स, आपके आसपास के जो एग्जाम्पल्स हैं आपके, तो ये जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही तैयार किए जाते हैं।
अब कुछ एग्जांपल्स हम बताते हैं बीटी फसल के आपको। बीटी फसल में आपने नाम सुना एक प्रचलित जो बीटी फसल आपकी बीटी कपास। देखिए क्या होता है, बीटी कपास तैयार करने का एक रीजन ये रहा क्योंकि कपास की उत्पादकता को बढ़ाना था, और जो कपास जो उत्पादन हो रहा था उसमें क्या था, जो आपके कीट जो थे, मतलब जो जीवाणु ऐसे जो आपके कपास को नुकसान पहुंचाने वाले थे वो अधिक मात्रा में हो रहे थे। तो उससे बचाने के लिए बीटी फसल को बनाने का इंतजाम किया गया, उसको बनाया गया। तो उसमें क्या किया गया, एक टॉक्सिन नामक हार्मोन जो है रिलीज कर दिया गया। उसमें पहले से टॉक्सिन नामक हार्मोन डाल दिया गया। वो ना तो पौधे के लिए आपका हानिकारक होता है, ना तो उससे जो कर रहा होता है उसके लिए हानिकारक होता है। वो सिर्फ हानिकारक होता है तो जो जीव उसको नुकसान पहुंचाता है उसके लिए। जैसे कोई जीव आया, उसने उसका भक्षण करना प्रारंभ किया और वो टॉक्सिन निकल करके उसके आमाशय में पहुंचेगा और वहां सक्रिय हो जाएगा और जीव तुरंत खत्म। मतलब पौधे को किसी प्रकार से जीव से नुकसान नहीं होगा, जो भी आपकी बीटी फसल है। ठीक है, तो बीटी कपास का एक ही रहा। एक हमने आपको बताया था वो गोल्डन धान। गोल्डन धान आप ये भी बीटी की फसल में आपने पढ़ेंगे। और अगर बीटी फसल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक वीडियो हमारा पड़ा है पहले से इस पे, बीटी फसल से संबंधित, सिर्फ बीटी फसल का टॉपिक है, उससे देखकर आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाए। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने बताया उसमें, आप उसको देखें। ठीक है, तो बीटी धान आपको हमने बताया था, ये गोल्डन धान जिसको बोलते हैं। वैसे बीटी ये गोल्डन धान जो है इसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है, जबकि विटामिन ए की मात्रा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में आपकी गाजर में पाई जाती है। और अनाज में तो विटामिन ए बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, और आपका धान ऐसा जिसमें बीटी ए की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, विटामिन ए की। तो देखिए ये भी तो एक किसी ना किसी तरीके से मतलब आपको इसको तैयारी किया गया, इससे भी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से तैयार किया गया। जो आपका गोल्डन राइस है उसको इसी माध्यम से तैयार किया। अब धान में भी आपको जो है, चावल में भी विटामिन ए की मात्रा मिलेगी। वैसे इसके लिए आपको विटामिन ए के लिए आपकी जो जैसे गाजर में सब प्रचुर मात्रा में होती है वो, और उसके साथ साथ कुछ फल या सब्जियां होती हैं जिसमें मिलता है, तो आपको उनका आहार करना पड़ता था। अब आप अनाज के माध्यम से ही विटामिन ए आपके शरीर में पहुंच जाएगा। जो ये गोल्डन राइस है आपका वो इसी तरीके से आपका। ठीक है, और भी बहुत सारी बीटी फसलें हमने आपको बताई थी, बीटी बैगन, बीटी, और ये सारी की सारी जो भी बीटी फसल होती हैं वो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही तैयार की जाती हैं। इसी प्रोसेस से हमने बताया उनके डीएनए जो है, जीन को लिया जाता है, डीएनए को लिया जाता है, विटामिन ए। अब इसमें क्या है, विटामिन ए को इंजेक्ट कर दिया गया, उसको एक नया डीएनए बनाएगा जिससे आपकी जो है धान की एक नई ब्रीड बनकर के नई जो है उसका तैयार हुआ गोल्डन राइस। अब उसमें क्या विटामिन ए की मात्रा उपलब्ध है, आप चावल खा करके विटामिन ए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बीटी फसल से संबंधित हमने बताया कुछ एग्जांपल, वो सारे के सारे जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। इसी टॉपिक में आप पढ़ेंगे भी इनको आगे, इसी टॉपिक में दिया गया है इसको। तो आप बीटी फसल अगर पढ़ना चाहें तो आप अपना एक वीडियो हमारा पड़ा हुआ है उसको देख लें, बहुत बेसिक तरीके से हमने बताया हुआ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको, वीडियो में चीजें आपको क्लियर होती हैं, आपको लगता है आपके काम की चीजें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें। चलिए आते हैं टॉपिक पर। अब हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी की परिभाषा लिखते हैं, बताते हैं इसको कैसे आपको लिखना है। आनुवांशिकी की परिभाषा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी जिसको बोलते हैं जीन, जिसको बोलते हैं जीन इंजीनियरिंग। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब ये होता है कि जो आपके जीव होते हैं ना, उनके जीनों में आवश्यकता के अनुसार हम जो फेरबदल करते हैं, हम का मतलब मानव जो फेरबदल करता है वही आपका क्या कहलाता है, जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन अभियांत्रिकी। एक बार फिर से सुनिए क्या, कि जीवों के जीन में आवश्यकता के अनुसार जो फेरबदल किया जाता है वो आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। तो इसको नोट करेंगे ऐसे ही बिल्कुल सेम जैसे बोला है। क्या, जीवों के जीन में आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार फेरबदल करना, फेर बदल करना। क्या, जीवों के जीन में आवश्यकता के अनुसार फेरबदल करना और
फिनोटाइप, फिनोटाइप लक्षण प्राप्त करना, प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। क्या जो जीव होंगे उनमें के जीनों में आवश्यकता के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार जो फेरबदल करके उनके जो है फिनोटाइप लक्षण प्राप्त किए जाते हैं, उसी को बोलते हैं जीन अभियांत्रिकी। फिनोटाइप का मतलब आप जानते होंगे सभी के लोग कि फिनोटाइप का मतलब क्या है? जो लक्षण हमें दिखाते हैं, उसमें जो लक्षण जो हमें प्रभावी लक्षण होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं, उनको बोलते हैं फिनोटाइप। और जो अप्रभावी या जो आपको पूर्णतः दिखते नहीं, स्वतंत्र नहीं होते, उनको जीनोटाइप बोलते हैं। ठीक, ये आपका टॉपिक है, आपका फिनोटाइप जीनोटाइप। जब आप मेंडल का टॉपिक पढ़ेंगे, मेंडल का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, उसमें दिया गया फिनोटाइप जीनोटाइप, अनुपात पूछा जाता है, संकरण का, द्विसंकरण का, एक संकरण का, वो आपका उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ याद रखेंगे क्या? उनके फिनोटाइप लक्षण प्राप्त होते हैं, वही आपकी जीन अभियांत्रिकी या आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाती है। अब आइए इसको परिभाषित करते हैं। आपकी रासायनिक अभियांत्रिकी, रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है? इसको सुनिए थोड़ा। देखो, जीन अभियांत्रिकी में क्या होता है कि हम किसी भी जीन में क्या करते हैं, किसी भी जीव में उसके जीन को डाल करके और छोड़ देते हैं, कह देते हैं जैसे सर्वाइव करे वैसे करता रहेगा, ऐसे बनेगा, जो बनना है वो बराबर चलता रहेगा, फिर उसकी चिंता नहीं करते हैं ज्यादा। लेकिन रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या होता है, हमें उसकी देख रेख भी करनी होती है, क्योंकि हमें उसकी मात्रा जल्दी चाहिए या अधिक उपयोगी है, तो उसको ये भी देखना है कि काम सही से कर रहा है कि नहीं, ये उत्पादन हो रहा है, इसमें जो चीज हम बनाना चाह रहे हैं वो बन रही है कि नहीं बन रही है। ये प्रयोग करके छोड़ देते हैं ऐसे ही, इस पर ज्यादा मतलब सोच विचार नहीं करते हैं कि आगे कैसा बनेगा कैसा नहीं, बस बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, हमें उसमें ये भी देखना पड़ता है कहीं उसमें कोई रोग तो नहीं लग जा रहा है। अगर रोग लग जाएगा तो हमारी मेहनत खराब हो जाएगी, भाई दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत देखी जाती हैं। तो इसके परिभाषित करते हैं, इसकी कैसे परिभाषित करेंगे और इसके बारे में पहले परिभाषित करते हैं, फिर और भी थोड़ी सी चर्चा आपको बताएंगे, थोड़ा ऐसी ओरली चीजें। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए, ये रासायनिक अभियांत्रिकी है आपकी। ठीक है, तो रासायनिक अभियांत्रिकी में क्या करते हैं, रोगाणुओं में वांछित लक्षण, वही चीज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, वांछित लक्षण या वांछित जीवाणु जो आपके यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक दोनों हो सकते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, और प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इनमें से आपकी जो है दोनों में से कोई भी आपकी हो सकते हैं। इनकी कोशिकाओं के द्वारा, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक जो भी आपके जीव होंगे, उनकी कोशिकाओं के द्वारा जो लाभदायक, उनकी कोशिकाओं के द्वारा क्या होगा, उनकी कोशिकाओं के द्वारा हम जो लाभदायक जैव प्रौद्योगिकी पदार्थ प्राप्त करते हैं, उसी को रासायनिक अभियांत्रिकी कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे क्या? आपके रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो रोगाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं उनके जीवाणु, रोगाणु जो होते हैं उनके वांछित जीवाणु जो होंगे, रोगाणुओं के वांछित जीवाणु जो आपके यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, उनको जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनसे जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, वही आपकी रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाती है। आइए इसको नोट करते हैं पहले, उसके बाद। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें? देखिए, रासायनिक अभियांत्रिकी के या रासायनिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया में क्या लिखेंगे? रासायनिक अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी प्रक्रिया में रोगाणु, क्या? रासायनिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया में रोगाणु कॉमा वांछित जीवाणु, क्या लिखेंगे? कॉमा वांछित जीवाणु या प्रोकैरियोटिक, क्या लिखेंगे? प्रोकैरियोटिक, ऑब्लिक लगाएंगे यहां पर। ठीक है, ऑब्लिक लगा करके लिख लेंगे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक मतलब केंद्रक वाले, बगैर केंद्रक वाले। ठीक, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिकाओं द्वारा लाभदायक पदार्थ प्राप्त करना जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो क्या लिखेंगे? कोशिकाओं द्वारा जैव प्रौद्योगिकी
कोशिकाओं, या यहां पर लिख लें कोशिकाओं से जैव प्रौद्योगिकी द्वारा लाभदायक पदार्थ प्राप्त करना। जैव, क्या लिखेंगे, क्या, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा लाभदायक पदार्थ प्राप्त करना रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से सुनेंगे इसको। क्या, रासायनिक अभियांत्रिकी की प्रक्रिया में रोगाणुओं, वांछित जीवाणु, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक की कोशिकाओं से जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा लाभदायक पदार्थ प्राप्त करना आपकी रासायनिक अभियांत्रिकी कहलाती है। अब जैसे इसमें लिखेंगे यहां पर, जैसे हमने इसमें आप अब उनको जीवों को लिखेंगे जिनसे जो है इनके लक्षण प्राप्त किए जाते हैं। हमने जैसे अभी शुरुआत में आपको बताया था कि अजैविक होते हैं। अब इनसे क्या करते हैं? अच्छा, एक चीज और सुनिए इसमें, आपने अपनी लाइफ में जो किसी भी चीज का टीकाकरण जो होता है ना, वो भी इसी के माध्यम से प्राप्त होता है, जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से। टीकाकरण जो होता है उसमें क्या करते हैं कि कुछ जीन निकाल लिए जाते हैं, कुछ सीरम निकाला जाता है व्यक्ति के अंतर्गत से, और उसी सीरम से तैयार किया जाता है। या फिर जो बैक्टीरिया हमें जिस बैक्टीरिया के लिए लगाना होता है, उसी बैक्टीरिया को, सीरम को क्या निकाल करके एक टीका बनाया जाता है जो व्यक्ति के अंतर्गत इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है, व्यक्ति उस रोग से ग्रसित होने से बचा रहता है। तो इसमें आपको ज्यादा ना समझ करके, ज्यादा इधर ना दे, सिर्फ इतना समझिए, क्या जो टीके तैयार होते हैं आपके, वो भी जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से तैयार होते हैं, टीके जो बनते हैं। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे, तो आप लिख लीजिए जैसे अजैविक कॉमा लगाएंगे और लिख लेंगे टीके, अजैविक टीके, क्या, अजैविक टीके, और इसके साथ साथ एंजाइम होते हैं, हार्मोन होते हैं, तो वो भी लिख लेंगे, क्या, एंजाइम हार्मोन आदि। तो ये आपका जैव प्रौद्योगिकी का प्रोसेस। उसके बाद सिद्धांत और एक EFD के आधार पर उसकी परिभाषा हमने आपको इस वीडियो में बताया। टॉपिक तो फिलहाल पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहां से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे यहां से। ठीक है, बस अगर इस